नमस्कार। तो आज नए प्रश्न के साथ फिर से उपस्थित हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या प्रश्न पूछा गया है और क्या उसका जवाब है। और कोई त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन जो है एनईआर रेलवे में अभी जो 2A का पेपर हुआ उसका हाल ही का जीआरपी का क्वेश्चन पेपर है। तो देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला में है कि 20 साल की सेवा पूरी करने पर डेथ ग्रेजुएटी सह सेवा निवृत्ति उपदान क्या है। मतलब हाउ मेनी मंथ्स डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी इज पेबल ऑन डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय हु हैज़ कंप्लीटेड 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो इसमें जो है उसको 20 महीने की सैलरी मिलेगी। 20 महीने की सैलरी प्लस टी है। अब डेथ ग्रेजुएटी का जो सिस्टम है कि अगर 1 वर्ष से कम है तो उसको दुगुना मिलता है, 1 महीने का दुगुना। और 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम है तो उसको 6 महीने की सैलरी मिलती है। और 5 वर्ष से अधिक किंतु 11 वर्ष से कम है तो 12 महीने की। और 11 वर्ष से अधिक किंतु 20 वर्ष से कम है तो 20 महीने की। और 20 वर्ष से अधिक है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक जो 6 महीना की अवधि के लिए आधे प्रलब्धि मिलती है, यानी 1 साल में 6 महीना का। तो सपोज कि अगर किसी का जो, और इसका जो मैक्सिमम है सैलरी देने का वो 16.5 महीने की है, 16.5। मतलब अगर 33 साल की सर्विस है तो उसको 16.5 महीने की सैलरी मिलेगी। अभी के नियम के अनुसार जो अधिकतम ग्रेजुएटी की सीमा है जो है वह 25 लाख हो गया है। पहले ये 20 लाख था तो अब ये बढ़ गया है। तो अभी ये जब DA 50% क्रॉस कर गया है तो यह 25 लाख हो गया है। तो ये भी देखना है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है। इन विच डिमांड द एक्सपेंडिचर ऑन डीजल फ्यूल इज रिकॉर्डेड। जैसे कि आप लोग को पता है कि बहुत सारे सभी वीडियो में हम ये बताते हैं कि पूरे रेलवे में 16 डिमांड है। मतलब जितने भी खर्चे होते हैं हमारे रेलवे में 16 डिमांड में खर्चा होता है। और 16 डिमांड के अनुसार, उस डिमांड के अनुसार एक्सपेंडिचर होता है। तो सभी डिमांड के नाम जो है सो याद करना है तो ही इस प्रश्न का जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो जितने भी डिमांड है और जितने भी प्लान हेड है सभी का नाम याद रखना है। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि डीजल फ्यूल जो है सो किस में रिकॉर्ड किया जाता है, तो डिमांड नंबर 10 में रिकॉर्ड की जाती है। डिमांड नंबर 14 है इसमें दिया हुआ, वो अप्रोप्रिएशन टू फंड है। और डिमांड नंबर 11 स्टाफ वेलफेयर है। और ये जो है ना डिमांड नंबर 22, इस तरह का कोई डिमांड नहीं है क्योंकि 16 ही डिमांड है। चलिए आगे का क्वेश्चन है कि बाय विच ऑफिस ऑफ द अकाउंट डिपार्टमेंट द एरर शीट इज इशूड। एरर शीट जो है अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट जो है एरर शीट जारी करते हैं। तो एरर शीट जो है ट्रैफिक अकाउंट जारी करता है। एरर शीट ट्रैफिक अकाउंट जारी करता है। और एरर शीट है क्या, एरर शीट जो है, एरर शीट के बारे में अकाउंट्स कोड के वॉल्यूम 2 के चैप्टर 28 में है। 28वें चैप्टर में एरर शीट के बारे में है। एरर शीट क्या है कि जब भी स्टेशन अपना डॉक्यूमेंट्स बना के और ट्रैफिक ऑफिस में भेजते हैं तो उसमें अगर किसी प्रकार का मिस्टेक पाया जाता है जिसमें रेलवे का लॉस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में जो ट्रैफिक अकाउंट्स हैं वो स्टेशन को डेबिट रेज करते हैं, यानी एरर शीट रेज करते हैं। तो इसमें क्या है, डेबिट रेज्ड बाय द अकाउंट ऑफिस व्हेन अ मिस्टेक इन्वॉल्विंग apparent loss to railway as a result of an internal check of traffic document and return rendered by station। अब ये क्वेश्चन है कि एरर शीट का फॉर्म संख्या कितना है। तो ये वाली क्वेश्चन आ सकता है कि एरर शीट का जो फॉर्म संख्या है 2802 है। एरर शीट का फॉर्म संख्या 2802 है। और अगर यह स्टेशन इस बात को मान ले कि हाँ ये जो त्रुटियां हैं वो हुई है तो उसको कहते हैं एडमिटेड डेबिट।
मतलब उसने डेबिट एडमिट कर लिया। और अगर नहीं माने तो डिस्प्यूटेड डेबिट। और अगर ये पाया गया कि जो डेबिट अकाउंट ऑफिस के द्वारा रेज की गई है वो सही नहीं है और जो जांच में ये सही पाया गया, तो इसके लिए उसको फिर एडमिटेड क्रेडिट भी दी जाती है। इसका टाइम बैड है कि इसका जो टाइमिंग है वो 6 मंथ का है। 6 मंथ तक जो है सो इसको क्लेम किया जा सकता है एरर शीट को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंसेंटिव अलाउंस इज गिवन अप टू द मैक्सिमम परसेंटेज सेविंग ऑफ द अलॉटेड टाइम। इंसेंटिव प्रोत्साहन भत्ता आवंटित समय के कितने % समय की बचत के लिए दिया जाता है। इंसेंटिव स्कीम के लिए जो सेविंग है अप टू 50% है अलॉट है। 50% तक के लिए अगर 50% तक का वो समय बचत करके करते हैं तो उसको इंसेंटिव स्कीम मतलब भत्ता दिया जाता है। इंसेंटिव स्कीम है क्या कि रेलवे बोर्ड डिसाइडेड इन 1949 टू इंट्रोड्यूस सम फॉर्म ऑफ इंसेंटिव स्कीम टू प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव टू वर्कर्स हु एक्सीड अ सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसके लिए जो फर्स्ट जो इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ था वो CLW में हुआ था। CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है। तो फर्स्ट जो है सो वहीं इशू हुआ था कब 1954 में इंसेंटिव स्कीम फर्स्ट हुआ था 1944 में। और कहाँ पर हुआ था? CLW में इंसेंटिव स्कीम हुआ था। अब इसके बाद जो है जब इसका थोड़ा विस्तार हुआ तो फिर ये ICF वर्कशॉप में हुआ। तो इंसेंटिव स्कीम फिर ICF वर्कशॉप में भी होने लगा। इंसेंटिव स्कीम जो है इसका क्या एडवांटेज है? इससे ये एडवांटेज होता है कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल मैन पावर। उसी लोगों से एडिशनल काम करा के उनको कुछ पैसा दिया जाता है। और इससे क्या है हायर एंड एफिशिएंट मशीन या एसेट्स को यूटिलाइज भी किया जाता है इंसेंटिव स्कीम देने से। और मोर प्रोडक्टिविटी एंड लेस प्रीफरेंस ऑफ वर्किंग आवर। तो ये इसके एडवांटेज भी है इंसेंटिव स्कीम के। तो इंसेंटिव स्कीम चितरंजन में 1954 में हुआ। और ये जो डिजाइन किया गया था उसमें जो है वहाँ पर 33.13% था चितरंजन में। और मैक्सिमम लिमिट जो है तय किया गया 50%। और फिर इसको ICF में जब लागू किया गया तो ICF में कितना था? तो ICF में जब लागू हुआ 1960 में ICF में इसको लागू किया गया। और इसके बाद अलग अलग वर्कशॉप में ग्रुप इंसेंटिव स्कीम भी एक शुरू किया गया। तो एक तो इंसेंटिव स्कीम चलता है CLW पैटर्न। CLW पैटर्न स्कीम में क्या है कि इंडिविजुअली एक एक लोगों को उसके काम के आधार पर उसको इंसेंटिव दी जाती है। और एक आया ग्रुप इंसेंटिव स्कीम जिसको बोलते हैं GIS ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। और यह जो शुरू हुआ 2002 में तिरुपति वर्कशॉप में ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। चलिए वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस एक्चुअली में है क्या? वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस जो है जितने भी यह जो है एक कैपिटल सस्पेंस हेड है अकाउंट है। और इसका जो प्लान हेड है WMS का प्लान हेड 7200 है। और यह जो है क्या है? तो यह इंटायर प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग वैल्यूटिंग एनालाइजिंग एंड बुकिंग ऑफ चार्जेज फॉर डूइंग द जॉब ऑफ वर्क एंड watching the settlement of all accounts is collectively known as WMS। इंडियन रेलवे वर्कशॉप रिपेयर और मेंटेनेंस वर्कशॉप वहाँ पर वेरियस काइंड्स ऑफ रोलिंग स्टॉक और मेंटेनेंस काम जो होता है वो WMS में बुक किया जाता है। तो वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस जैसे वर्कशॉप में POH का काम होता है। यह जो सस्पेंस अकाउंट है इसका पर्पस है कि यह all expenses in a workshop are accumulated and analyzed so as to pinpoint source of waste and efficiency। इसमें जो खर्चा का जो मेन बात है डेबिट में लिखते हैं लेबर मटेरियल कंट्रेक्चुअल पेमेंट डायरेक्ट परचेज और ओवरहेड कॉस्ट। और क्रेडिट साइड में POH ऑफ रोलिंग स्टॉक ऑफ होम रेलवे एंड फॉरेन रेलवे।
वर्क्स एग्जीक्यूटेड फॉर अदर डिपार्टमेंट, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। क्लोजिंग बैलेंस जो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट ओपनिंग बैलेंस प्लस डेबिट माइनस क्रेडिट। जितना भी जो खर्चा है, लेबर का खर्चा, मटेरियल का खर्चा, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट का खर्चा, डायरेक्ट परचेज का खर्चा और ओवरहेड कॉस्ट का खर्चा, उसमें से माइनस करेंगे क्रेडिट साइड में कि कितने का पीओएच हो गया है, किस अलग डिपार्टमेंट का काम हो गया, उस काम के अगेंस्ट में डेबिट कितना हुआ और क्रेडिट कितना हुआ। तो वो जो बैलेंस दिखेगा वो वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस बैलेंस दिखता है। क्लोजिंग बैलेंस जो है और टर्न स्टेटमेंट के पार्ट 2 में दिखता है, जिसमें क्या क्या हो सकता है। वर्क इन प्रोग्रेस, WMS अकाउंट में जो चीज़ रहता है वो वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क्स कंप्लीटेड एंड अवेटिंग एक्सेप्टेंस, मटेरियल ऑन द शॉप फ्लोर और अंडर और ओवर चार्ज ड्यू टू एवरेज आवरली रेट एंड ड्यू टू ऑन कॉस्ट रेट। और इसको रिकैंसाइल भी किया जाता है जनरल बुक से। इसका जो रिव्यू करने का है क्लोजिंग बैलेंस का, ऑल टाइम आर करेंट एंड ऑल आइटम्स आर करेंट एंड ऑथराइज होना चाहिए। डिटेल कंसिस्ट ऑफ नथिंग एल्स एक्सेप्ट अनफिनिश्ड जॉब एंड फिनिश जॉब अवेटिंग एक्सेप्टेंस। इसमें कोई भी क्रेडिट का आइटम नहीं होना चाहिए। फॉर डिपॉजिट वर्क के लिए जो एडवांस पेमेंट जो रिसीव हुआ है और एक्स्ट्रा चार्ज हुई है, इफ़ एनी एक्सेप्टेड बाय द पार्टी और नो इनएफिशिएंट बैलेंस एंड अंडर और ओवर चार्ज आर टाइमली क्लियर्ड एंड नो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग ड्यूज। ये सब वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस में रिव्यू की जाती है। तो कुल मिला के ये था कि वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस में जो पार्ट और टर्न स्टेटमेंट 2 रहता है, उसमें वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर आउटर्न स्टेटमेंट 2 बनता है, आउटर्न स्टेटमेंट 1 और आउटर्न स्टेटमेंट 2। 1 में ऐसे काम को दिखाया जाता है जो काम फिनिश्ड हो गया और उसका सेटलमेंट हो गया, और जो 2 में ऐसा कि जो वर्क में प्रोग्रेस में है या काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और कंप्लीट हो भी गया तो एक्सेप्टेंस के लिए अवेटिंग है, और जो भी मटेरियल बचा हुआ है शॉप फ्लोर में, तो ये सब जो है वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस में दिखता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है इनकम्प्लीट वर्क भी वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस में, इसमें वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस में इनकम्प्लीट वर्क आना चाहिए, ये डी नंबर। वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस में इनकम्प्लीट वर्क जो है वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ डेटा इज नॉट रिकॉर्डेड इन द WGR मॉड्यूल ऑफ WAMS। WAMS और WGR का फुल फॉर्म होता है वर्कशॉप जनरल रजिस्टर। ये हो सकता है कि कई बार ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है कि WGR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है वर्कशॉप जनरल रजिस्टर। और इसी तरह जो है WAMS है, तो WAMS का फुल फॉर्म होता है वर्कशॉप अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, और WAMS का फुल फॉर्म। अब ये बहुत क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ डेटा इज नॉट रिकॉर्डेड, किस प्रकार का डेटा WGR मॉड्यूल में नहीं रहता है। तो जो पहला ऑप्शन है वेज पेमेंट डेटा फ्रॉम iPass, तो ये तो होता ही है, मतलब iPass से वो फेच करके उधर दिखता है। और वेज शेड्यूल डाटा फ्रॉम iPass ये भी रहता है। SMS स्टोर मंथली समरी डेटा भी उसमें रहेगा। इस JB डेटा एंट्री है 5वां नंबर का क्वेश्चन, JB डेटा एंट्री ये जो है सो iPass में रहता है, तो JB से इसका कोई ऐसा नहीं है, तो ये वाला नहीं दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बुक्ड एज आइडल टाइम। निष्क्रिय समय में निम्नलिखित में से बुक नहीं किया जा सकता। पहले हम लोग को आइडल टाइम को समझना है। आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम ऐसा है कि कोई भी कर्मचारी काम करने के लिए गया, लेकिन कर्मचारी की वजह से नहीं, किसी दूसरी वजह से काम को जो शुरू करने में डिले हुआ, जैसे बिजली चली गई,
उसको सही से जो सामान उसको काम करने के लिए चाहिए वो नहीं मिली, तो इसकी वजह से जो कर्मचारी बैठा रहा, तो इसके लिए जो है सो आइडल टाइम उसका बुक होता है, उसके जॉब कार्ड में आइडल टाइम का लिखा जाएगा कि इतना देर इसने बुक हुआ। तो इसमें कौन रहा है कि कौन सा चीज़ बुक नहीं होगा। अब बोल रहे हैं कि कोई स्किल्ड वर्कर है, वो 15 मिनट लेट आया, तो भैया 15 मिनट लेट आए हैं तो ये आपकी वजह से हुआ है, तो ये वाला बुक नहीं होगा। उसके अलावा बी नंबर में डिले इन रीचिंग ऑफ मटेरियल ऑन वर्क साइट, तो ये वाला बुक होगा। नो पावर, पावर कट हो गया तो ये वाला बुक होगा। मशीन ब्रेक डाउन हो गया तो ये वाला भी आइडल टाइम में बुक होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑन कोस्ट, इसमें से जो कौन सा ऐसा है जो ऑन कोस्ट का पार्ट नहीं है। तो इसमें जो है जो क्लीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है उसका अलग क्लीनिंग करना है, तो ये वाला जो है ऑन कोस्ट में नहीं आएगा। बाकी पीसीओ अलाउंसेज जो मिलता है सुपरवाइजर को, ये वाला आएगा। पेमेंट ऑफ वेज टू स्किल्ड वर्कर, ये भी आएगा। इनकेशमेंट ऑफ लीव, ये भी आएगा। ऑन कोस्ट होता क्या है, ऑन कोस्ट के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आप रोलिंग स्टॉक कोड के चैप्टर नंबर 6 में देख सकते हैं। रोलिंग स्टॉक कोड चैप्टर नंबर 6 में ये जो है ऑन कोस्ट क्या है कि द एक्सपेंडिचर विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट और सर्विस, कोई भी एक्सपेंडिचर जो डायरेक्ट किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस में बुक नहीं किया जा सकता है। और दूसरा कि कैन ओनली बी अपोर्स ऑन सम लॉजिकल बेसिस पे उसको बांटा जा सकता है। तो इसका जो ऑन कोस्ट का जो दूसरा नाम है उसको ओवरहेड भी बोलते हैं। 3 प्रकार के ऑन कोस्ट होता है। तो पहला है शॉप ऑन कोस्ट, ठीक है, शॉप ऑन कोस्ट। और दूसरा होता है जनरल ऑन कोस्ट, जनरल ऑन कोस्ट। और तीसरा है जिसको परफॉर्मा ऑन कोस्ट भी बोलते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑन कोस्ट भी बोला जाता है। तो शॉप ऑन कोस्ट में जो है उसमें लेबर और मटेरियल्स रहता है। जनरल ऑन कोस्ट में लेबर भी और मटेरियल भी रहेगा। और जो परफॉर्मा ऑन कोस्ट है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑन कोस्ट रहेगा। ऑन कोस्ट में जैसे कि क्या क्या हो सकता है, शॉप ऑन कोस्ट में ऐसे जो उसी शॉप को इफेक्ट कर रहा हो, जैसे वेज है, ओवर टाइम है ऑफ शॉप अप्रेंटिसेज, जी अनस्किल्ड लेबर, लीव पे, आइडल टाइम, सीक हार्ट, हॉलीडे पे, ट्रैवलिंग अलाउंस, एरियर पे अलाउड, ये सारा शॉप ऑन कोस्ट में होता है। जो उस शॉप में अगर कोई काम हो रहा है, शॉप का स्क्रैप है उसको क्रेडिट मिलेगा शॉप ऑन कोस्ट में, स्टेशनरी है उस शॉप के लिए तो शॉप ऑन कोस्ट में, इस तरह का। और जनरल और कोस्ट में ये ऐसा कोस्ट डिनोट करता है जो कॉमन खर्चा है, जो एक से ज़्यादा शॉप के लिए खर्चा होता है। जैसे सपोज कीजिए फ्रेट चार्जेज है, या इलेक्ट्रिकल पावर है, या हाइड्रोलिक पावर और गैसेज है, या कोई ऐसा आर्टिकल्स है जो रिप्लेसमेंट करना है, या चोरी हो गया, खो गया, तो ये सब जो खर्चे हैं वो सब जनरल ऑन कोस्ट में आता है। और परफॉर्मा ऑन कोस्ट जो है इसमें जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होता है वो सब परफॉर्मा ऑन कोस्ट में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है TAMS। TAMS के बारे में भी हम लोग, TAMS का फुल फॉर्म क्या है। TAMS का फुल फॉर्म है ट्रैफिक अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैफिक अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन, ऑपरेटिंग रेशियो किस पे कैलकुलेट किया जाता है। पहले ऑपरेटिंग रेशियो है क्या। ऑपरेटिंग रेशियो किसी भी एक रेलवे का एक फाइनेंशियल एफिशिएंसी है कि कोई भी रेलवे 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया खर्च कर रही है। तो इसको जो निकालने का जो सिस्टम है कि कैसे पता चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, कितनी आमदनी के लिए 100 रुपया आमदनी करने के लिए कितने रुपये खर्च कर रहे हैं, तो इसके के लिए जो सिस्टम है उसको ऑपरेटिंग रेशियो कहा जाता है। ऑपरेटिंग रेशियो का जो फार्मूला है कि GWE/GE मल्टीप्लाई 100 ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज अपॉन ग्रॉस अर्निंग मल्टीप्लाई 100। तो इसमें क्वेश्चन यही है कि भाई ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने में कौन सा फार्मूला यूज होता है। तो ठीक है,
ग्रॉस अर्निंग पे होता है, तो ये हो गया आंसर सही। अब GWE में क्या रहता है? सबसे GWE ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज। तो ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंसेज में OWE प्लस डिमांड नंबर 14 ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेज, ठीक है। अब OWE में क्या क्या होता है ये सभी जानना जरूरी है, एक एक करके। OWE में रहता है डिमांड नंबर 3 से लेके 13 तक के एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोडक्टिविटी टेस्ट आर कंडक्ट टू नाउ वेदर। उत्पादकता परीक्षण यह जानने के लिए किया जाता है कि टू नाउ द फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन ऑफ द वर्क, कार्य पर वित्तीय लाभ जानने के लिए। फॉर फाइनेंशियल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, कार्य की वित्तीय प्रोग्रेस के लिए। फॉर फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ वर्क, नहीं, और नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा ये पहला वाला ही होगा, टू नाउ द फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन ऑफ द वर्क। उत्पादकता परीक्षण जो है, उत्पादकता परीक्षण किया जाता है कि जब भी कोई काम हो जाती है वो किसी भी कार्य का वित्तीय लाभ जानने के लिए किया जाता है। अब उत्पादकता परीक्षण है क्या? प्रोडक्टिविटी टेस्ट को रिव्यू भी कह सकते हैं, पोस्ट अप्रेजल भी कहा जा सकता है, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी है चैप्टर 2 में, इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड के चैप्टर 2 में प्रोडक्टिविटी टेस्ट के बारे में डिटेल्स में है, और कैसे निकाला जाता है सारे फार्मूला उसमें लिखा हुआ है। उसको पोस्ट अप्रेजल भी किया जाता है। इसके क्या उद्देश्य है, प्रोडक्टिविटी टेस्ट के क्या उद्देश्य है? तो इसके जो उद्देश्य है, टू कंपेयर द अर्निंग और सेविंग इन वर्किंग एक्सपेंसेज eventually realized after the new expenditure, जो कैपिटल का है, has fructified with that anticipated when the proposal was embarked upon। ये कंपेयर की जाती है अर्निंग का या सेविंग का जो वर्किंग एक्सपेंस में हुआ, जो नए एक्सपेंडिचर हुआ है, और ये किससे किया जाएगा कंपेयर? जब ये काम शुरू हुआ था उससे पहले जो प्रपोजल तय की गई थी कि ये काम करने से इतना आमदनी होगा, तो उससे कंपेयर की जाती है कि क्या ये सही में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो टेस्ट की जाती है प्रोडक्टिविटी टेस्ट कहा जाता है। दैट मीन्स टू इंश्योर दैट द एस्टिमेटेड रिटर्न एट द टाइम ऑफ प्रपोजल हैज अटेंड और नोट। इसका मतलब ये हुआ, यह निश्चित किया जाता है कि जो भी एस्टिमेटेड रिटर्न तय की गई थी प्रपोजल के समय में वो अटेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। नॉट ओनली टू फर्निश इंफॉर्मेशन एज टू द रिजल्ट actually achieved to the authority who sanctioned the expenditure, but also to serve as a lesson for the future। यह सिर्फ यही जानने के लिए नहीं की जाती है कि जो अथॉरिटी ने इसको सैंक्शन किया था और उन्होंने बताया था कि इतना एक्सपेंडिचर कीजिए तो इतना आमदनी होगी, तो क्या वो हुई या नहीं हुआ। तो ये एक, अगर नहीं हुआ तो उससे सीख भी मिलेगा कि कैसे करना चाहिए फ्यूचर के लिए। और जितने भी मेजर वर्क्स है, जितने भी मेजर वर्क्स है, ये आप लोगों को बता दें कि डिमांड नंबर 16 के तहत जो भी नई लाइन बनेगी, कुछ भी बनेगा, खर्चा होगा, तो उसका जितने भी मेजर वर्क्स है वो सब के लिए प्रोडक्टिविटी टेस्ट किया जाता है। और ये फाइनेंशियल ब्रांच जो है इसको कंडक्ट करते हैं न्यू लाइन के लिए, और फिर ओपन लाइन के लिए भी किया जाता है। न्यू लाइन, ओपन लाइन, ये सब के लिए प्रोडक्टिविटी टेस्ट किया जाता है। ऐसा जो जिसका कॉस्टिंग 1 करोड़ से ऊपर है तो उसके लिए भी इस तरह जो है प्रोडक्टिविटी टेस्ट की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीन्स एक्सचेकर कंट्रोल का मतलब क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन है कि बैंकर्स कंट्रोल ओवर इश्यू ऑफ चेक, ये नहीं है। सेल्फ कंट्रोल ओवर इश्यू ऑफ चेक, ये भी नहीं है। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर बजट, बजट पर जो है सो गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या है, तो इसके लिए एक्सचेकर कंट्रोल जो है होता है। तो एक्सचेकर कंट्रोल है क्या? एक्सचेकर कंट्रोल जो है एक मैकेनिज्म है, ए मैकेनिज्म फॉर कंकरेंट रेगुलराइजेशन ऑफ कैश आउटगो बाय ईच डिसबर्सिंग ऑफिसर अगेंस्ट द कैश कंटेंट ऑफ द बजट अलॉटमेंट। जो भी बजट अलॉटमेंट हुआ और जो भी डिसबर्सिंग ऑफिसर हैं तो उस कैश आउटगो है उसका सही से रेगुलराइजेशन हो। इसका क्या ऑब्जेक्ट है? इनेबल द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ कैश इन टर्म ऑफ वे एंड मीन्स पोजीशन। तो इसमें क्या है, रेलवे एक्सपेंडिचर जो है 2 पार्ट में है, नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली
70% जो है कैश से होता है, 30% जो है एडजस्टमेंट से होता है। तो एक्सचेकर कंट्रोल जो है कैश आउटगो ओनली पर ही, एक्सचेकर कंट्रोल कैश पर ही नियंत्रण करती है। पेमेंट ऑफ कैपिटल कंपोनेंट ऑफ लीज चार्जेज टू IRFC इज चार्जेबल टू। IRFC में का जो भी एक्सपेंडिचर होता है इसको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक कैपिटल कंपोनेंट है और एक इंटरेस्ट कंपोनेंट है। तो कैपिटल कंपोनेंट जो है वह 2200, जो प्लान हेड 2200 है, IRFC का प्लान हेड 2200 है। तो 2200 में जो ये वाला है 2210 इसमें रखा जाता है, और 2220 जो इसमें दिख रहा है ये अदर्स है, और 2230 जो है EBRIF। तो 2230 जो है वो है EBRIF। EBRIF का मतलब होता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। तो और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो डिमांड नंबर 9 में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वारफेज चार्ज आर कलेक्टेड टू वार। वारफेज चार्ज क्यों लिया जाता है? तो वारफेज चार्ज जो है इसको बोलते हैं स्थान शुल्क, तो इसलिए लिया जाता है। डिटेंशन ऑफ कंसाइनमेंट इन रेलवे प्रमिस आफ्टर फ्री पीरियड। जो फ्री पीरियड दिया गया रेलवे के द्वारा, उसके बाद भी अगर वो सामान नहीं हटा रहा है तो उसको वारफेज चार्ज लिया जाता है। और ये जो है डी नंबर वाला ऑप्शन, डिटेंशन टू रोलिंग स्टॉक, इसके लिए डैमरेज चार्ज ली जाती है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है कि ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द मंथ will be classified as per accounting classification and recorded in a document comparing with proportionate budget allotment. The name of the document is। हर महीने किए गए सभी राजस्व व्यय को लेखांकन वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा और अनुपातिक बजट आवंटन के साथ तुलना करते हुए दस्तावेज में दर्ज किया जाएगा। तो उस दस्तावेज का नाम बताइए। उस दस्तावेज का नाम है रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं RAR। रेवेन्यू के जितने भी एक्सपेंडिचर होगा, PU बैच, डिमांड बैच, सब हेड बैच, आपको RAR मिलेगा। IPAS में जनरेट होता है, जो लोग को IPAS मिला है वो देख सकते हैं। और कैपिटल का जो एक्सपेंडिचर होता है वो है CAR, कैपिटल एलोकेशन रजिस्टर। तो कैपिटल के जो भी खर्चे हैं सब इसमें दिख जाएगा। मतलब डिमांड नंबर 16 के तहत जो डिफरेंट प्लान हेड है तो उसमें किस में क्या बुकिंग हो रहा है एक साल के अंदर, सब इसमें दिख जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन आ गया कि भाई रेवेन्यू के खर्चे कौन से में बुक होता है, किस में दिखेगा, तो रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर में, यानी डिमांड नंबर 3 से 13 के खर्चे। अभी इसमें जो है जैसे एक वर्क्स रजिस्टर है, तो वर्क्स रजिस्टर का काम क्या है कि किसी हर एक पार्टिकुलर वर्क्स के लिए एक रजिस्टर बनता है, वर्क्स रजिस्टर। तो वर्क्स रजिस्टर का भी काम वही है, बजट पे नियंत्रण करना, कि उस काम के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसको नियंत्रण करना, वो ये वर्क्स रजिस्टर का काम है। यानी ये कैपिटल कंपोनेंट का खर्चा है। और ये मंथली फाइनेंशियल रिव्यू रजिस्टर ये सब नहीं है। अब जो ये क्वेश्चन आया है कि रिटर्न फ्रॉम विच इज यूज्ड फॉर फिलिंग ऑफ एनुअल GST रिटर्न। एनुअल GST रिटर्न के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? TR9 भरा जाता है। और जो 1 है GSTR1 जो है, फॉर्म GSTR1 इज मंथली और क्वार्टरली स्टेटमेंट है। मंथली और क्वार्टरली स्टेटमेंट के लिए GST द फॉलोइंग फ्लैगिंग इज डन इन IPAS to will partial ITC will passing the bill related to payment of रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ITC फ्लैग जो होता है एक्सपेंडिचर डाटा में, तो इसमें T1, T2, C2, T4, तो इसमें जो है, जो इसमें पार्शियल के बारे में बात कर रहा है, एवेल पार्शियल ITC, तो जो पार्शियल ITC होगा वो होगा C2, पार्शियल जो होगा वो होगा C2।
अभी जो जैसे T1 है, तो T1 में जो है जो नॉन बिजनेस जो रहता है, जैसे मेडिसिन और स्टेशनरी के लिए, और उसके बाद T2 जो है एग्जाम्पशन के लिए, स्टाफ क्वार्टर मेंटेनेंस में T2, और C2 जो है पार्शियल क्रेडिट है, कोच मेंटेनेंस इन सिक लाइन, और ये जो है T4 जो है फुल क्रेडिट है, AMC ऑफ AC कोचेज। तो ये हो गया T1 नॉन बिजनेस, T2 एग्जाम्पशन के लिए है, C2 पार्शियल क्रेडिट, और T4 फुल क्रेडिट। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज लीव इनकेसमेंट इज पेड टू रेलवे एम्प्लॉय इन फुल स्पैन ऑफ सर्विस। लीव इनकेसमेंट जो है कितने दिन का ले सकते हैं? 60 दिन का ले सकते हैं। यानी क्या है कि एक बार में लीव इनकेसमेंट 10 दिन का मिलता है, एक बार में 10 दिन का मिलता है, और पूरे सर्विस के दौरान आप 6 टाइम जो है सो ले सकते हैं। और ये 2 साल का 2 इयर्स का ब्लॉक पीरियड होता है, मतलब एक बार लीजिएगा तो 2 साल के बाद मिलेगा। तो यह जो है होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि अपॉन रिसिप्ट ऑफ क्लियरेंस रिपोर्ट फ्रॉम RBI व्हाट JB एंट्री डन टू क्लियर द RIB सस्पेंस। RIB सस्पेंस को क्लियर करने के लिए कौन सा JB बनाया जाएगा? तो जो जितने भी इनकम होता है रेलवे में, तो इसके लिए जो है जो सस्पेंस हेड ऑपरेट की जाती है, और उस इनकम को पता चलता रहना चाहिए, तो इसके लिए जो सस्पेंस यूज की जाती है वो RIB सस्पेंस कहते हैं उसको, रेमिटेंस इनटू बैंक सस्पेंस कहा जाता है। तो रेमिटेंस इनटू बैंक सस्पेंस के लिए कि कौन सा एंट्री की जाएगी ताकि ये क्लियर हो जाएगा। तो जब भी पैसा बैंक में जमा किया जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, RIB डेबिट होगा, और जिस भी हेड से आमदनी हुआ है XYZ वो हेड क्रेडिट होता है। तो अल्टीमेटली जब ये रिजर्व बैंक में जमा होगा तो रिजर्व बैंक डिपॉजिट जो है डेबिट हो जाएगा, और RIB जो है माइनस डेबिट होगा। इसमें चेक है ये, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन है कि इंटर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन आर सेटल्ड थ्रू। जो भी अंतर या सरकारी विभागीय मंत्रालय संयोजन है वो लेन देन किसके माध्यम से निपटाया जाता है? तो जो RBI नागपुर है उसके माध्यम से होता है। तो ठीक है, अभी इसमें जो भी अगला क्वेश्चन बच गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।